तो आज हम लोग डे 18 को देखेंगे। डे 18 में मुख्यतः हम लोग हिस्ट्री के प्रश्नों को देखेंगे और डे 19 की बात करेंगे। डे 19 में आपको रेस्ट दिया गया है, डेट मीन्स आपको रिवीजन करना है पीछे की क्लासेस की। और डे 20 जो आपकी शुरुआत होगी वहां से हम लोग भूगोल मतलब ज्योग्राफी के प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और डे 18 में आपको पढ़ना है गुप्त काल, पुष्य भूति वंश, दक्षिण भारत का प्राचीन इतिहास। तो चलिए इसी के साथ हम लोग क्या करते हैं, डे 18 के पहले प्रश्नों को देखते हैं। और पहला प्रश्न जो रहा आपके सामने ये रहा, ठीक है। अजंता की गुफाओं की संख्या 29 है। अजंता की गुफाओं की संख्या 29 है। इन गुफाओं में मिलने वाली चित्रकला की विषय वस्तु क्या है, ठीक है। तो इन गुफा में जो आपको चित्रकला की जो विषय वस्तु जो मिलेगी उसमें क्या है, तो बुद्ध के जीवन का व्यष्टि एवं, ठीक है, समष्टिगत पक्ष, ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अजंता एलोरा की गुफा की बात करेंगे तो जानते हैं किस राज्य में मिलेगा, तो आपको महाराष्ट्र में मिलेगा। बेसिक प्रश्न है, सभी लोगों को जानकारी होगी, इसके संदर्भ में कोई दिक्कत नहीं है। अजंता के गुहा चित्रों के तीन विषय अंकलन है, चित्रण और वर्णन है, ठीक है। तो तीन विषय की बात करेंगे तो अंकलन भी दिया है, चित्रण भी है और साथ में वर्णन भी है। अंकलन के अंतर्गत क्या आता है, तो अंकलन अलंकरण के अंतर्गत की बात करेंगे तो विभिन्न प्रकार के फूल पत्तियों, वृक्ष और पशुओं के चित्रों को सम्मिलित किया गया है, ठीक है। चित्रण में क्या है, तो आप चित्रण में बुद्ध और बोधिसत्व का अंकन शामिल है। इन चित्रों में बुद्ध के भौतिक जीवन से संबंधित घटनाओं का आकर्षक एवं सुंदर चित्रण आपको देखने को मिलता है। इसके अतिरिक्त जातक ग्रंथों से ली गई कथाओं का वर्णात्मक, ठीक है, वर्णात्मक ढंग से उकेरा भी गया है अजंता की गुफाओं में, ठीक है। दूसरा प्रश्न की बात करेंगे तो एलोरा की गुफा से है, सॉरी वो भी अजंता की गुफा से ही है। अजंता गुफाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। तो पहला प्रश्न की बात करेंगे, अजंता की गुफा की बात करेंगे, ठीक है। तो मौर्य काल में निर्मित की गई थी, तो ये गलत है। अजंता की गुफाएं केवल हिंदू धर्म से संबंधित चित्रकारी और मूर्तिकला से सजी है, तो ये भी आपका गलत है क्योंकि बौद्धिज्म भी है इसमें। और अजंता की गुफाओं में बौद्ध धर्म से संबंधित चित्र और मूर्तियां शामिल है, ठीक है, तो ये आपका सही है। अजंता की गुफा एक प्राचीन व्यापार मार्ग पर स्थित एक हिंदू मंदिर परिसर है, तो ये भी आपका गलत है, ठीक है। तो अजंता की गुफाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, तो अजंता की गुफाओं में बौद्ध मंदिर से संबंधित चित्र और मूर्ति कला शामिल है। ये प्रश्न को क्या लिया है, इसको इस ऑप्शन को क्या लिया है, तो इसको सही लिया है, इसको आपको ध्यान में रखना है। और आगे हम लोग देखेंगे अजंता की गुफा किस राज्य में, तो महाराष्ट्र राज्य में, ठीक है। ये गुफा दो चरणों में निर्मित है। पहला चरण की बात करेंगे तो दूसरी ईसा पूर्व और दूसरा चरण 5वीं से 6ठी शताब्दी में निर्मित हुआ है, ठीक है। ये गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित है, विभिन्न चित्रकारियों और मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है जो बुद्ध के जीवन से संबंधित कथाओं और उपदेशों को क्या करती है, दर्शाती है, ठीक है। अगला प्रश्न है एलोरा की गुफा से संबंधित, इसको जरा ध्यान दीजिएगा। एलोरा की गुफाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। एलोरा की गुफाएं केवल बौद्ध धर्म से संबंधित है, गलत है। एलोरा की सभी गुफाएं एक ही शताब्दी में निर्मित की गई, ये भी गलत है। एलोरा की गुफाएं बौद्ध, हिंदू और जैन धर्म के मूर्ति कला को प्रस्तुत करती है, तो ये आपका सही है, ठीक है। एलोरा की गुफा ये भी आपको महाराष्ट्र में ही दिखेगी, ये महाराष्ट्र में है। ये लगभग 600 से 1000 के मध्य निर्मित की गई है। इसमें कुल 34 गुफाएं हैं, ठीक है। तो इसमें कितनी गुफाएं अजंता में कितनी थी, तो अजंता में आपको ध्यान में रखना है, अजंता में बात करेंगे, ठीक है, कितनी 29 थी ना। और यहाँ पे कितना है तो ध्यान में रखना है, यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कितना है, 34, ठीक है। कितनी गुफा है, 34 गुफा है। इनमें से 12, ठीक है, इसमें से 12 गुफा की बात करेंगे बौद्ध धर्म से है, ठीक है। ध्यान में 17 गुफा की बात करेंगे तो ध्यान में रखना है हिंदू से है, ठीक है, ध्यान में रखना है। उसके बाद बात करेंगे तो 5 की बात करेंगे तो जैन से है, ठीक है। 12 गुफा 1 से लेकर 12 तक की गुफा संख्या की बात करेंगे बौद्धिज्म से, 13 से लेकर 29 तक की बात करेंगे हिंदुज्म से है। और जैनिज्म से बात करेंगे तो 30 से लेकर 34 तक की गुफा है, ठीक है। इस गुफा में और क्या मिलता है, तो इस विविधता के कारण एलोरा की गुफाएं भारतीय चट्टान कट वास्तुकला के असाधारण विविधता और 3 प्रमुख धर्मों की सांस्कृतिक सह अस्तित्व की क्षमता को दर्शाती है। 3 धर्म कौन सा है, तो बौद्ध है, हिंदू है, जैनिज्म है, इसको भी आपको ध्यान में रखना चाहिए, महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते, आगे कौन सा प्रश्न है उसके भी बारे में जरा हम लोग देखते हैं, ठीक है। बात करेंगे प्रश्न संख्या 4, उससे पहले थोड़ा सा रह गया था। एलोरा की सबसे प्रसिद्ध गुफा कैलाश गुफा मंदिर जो गुफा नंबर 16 है, एक विशाल शिव मंदिर जो चट्टान के काट को बनाया गया है, ठीक है। इसका निर्माण राष्ट्रकूट शासक ने करवाया था, ठीक है। तो गुफा नंबर 16 की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या है, प्रसिद्ध कैलाश मंदिर यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, ये आप जरा आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। गुफा नंबर कितना है, तो गुफा नंबर 16। एलिफेंटा गुफाओं के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है, तो ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पे इसका मुख्य आकर्षक हिंदू भगवान शिव से संबंधित मूर्तियां और नकाशिया है, ठीक है, ये आपका क्या है, सही कथन लिया है, ठीक है। एलिफेंटा की गुफा जैन मंदिर की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है, ये गलत है। यह गुफा केवल बौद्ध मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है, यह भी गलत है।
इसका मुख्य आकर्षक की बात करेंगे तो हिंदू भगवान शिव से संबंधित मूर्तियों और नकाशियों में है, तो ये आपका सही लिया गया है। ठीक है। आप देखेंगे यहाँ पे कभी द्वीप का नाम पूछ देता था। एलिफेंटा गुफा मुंबई के एलिफेंटा द्वीप पर स्थित है। यह मुख्य रूप से हिंदू धर्म भगवान शिव को समर्पित है। ये गुफाएं 5वीं से 8वीं शताब्दी के मध्य निर्मित की गई है। इनमें से सबसे प्रसिद्ध महेश मूर्ति जो भगवान शिव को 3 चेहरों को दर्शाती है। इसके अलावा गुफा संख्या 1 में स्थित मूर्ति में शिव के सृजनकर्ता, संहारक और संरक्षक के रूपों को भी मतलब क्या करता है, प्रकट करता है। तो मुख्य रूप से आप देखोगे तो क्या आप देख सकते हो, तो मुख्य रूप से आप देखोगे भगवान शिव को क्या है, समर्पित है। गुप्त काल के दौरान निर्मित कौन सा मंदिर गर्भगृह की उपस्थिति के कारण प्रसिद्ध है, जो हिंदू परिसर वास्तुकला में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन का संकेत देती है। ठीक है। तो ध्यान रखिए दशावतार मंदिर। ठीक है। कौन सा मंदिर है, तो मंदिर का नाम है दशावतार। दशावतार मंदिर आपको कहां पे मिलेगा, तो दशावतार मंदिर आपको देवघर उत्तर प्रदेश में आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है। देवघर है, ये आपको उत्तर प्रदेश में आपको देखने को मिलता है। ठीक है। दशावतार मंदिर की बात करें, दशावतार मंदिर देवगढ़ गुप्त काल के दौरान निर्मित एक प्रसिद्ध मंदिर है जो विष्णु के 10 अवतारों को समर्पित है, इसलिए 10 अवतार कहते हैं। ठीक है। यह मंदिर गर्भगृह की उपस्थिति के लिए प्रसिद्ध है, जो हिंदू धर्म वास्तुकला में एक महत्वपूर्ण विकास माना जाता है। ठीक है। गर्भगृह जहां मुख्य देवता की मूर्ति स्थापित होती। गर्भगृह क्या था, तो गर्भगृह वह होते थे जहां पे क्या होते थे, हिंदू धर्म के मतलब क्या थे, मूर्तियां स्थापित होती थी। मंदिर का सबसे पवित्र स्थल की बात करेंगे, सबसे पवित्र हिस्सा की बात करें, गर्भगृह ही होता था, जहां पे क्या रखे जाते थे, जहां हिंदू धर्म के मतलब क्या होते थे, सॉरी, जहां पे मतलब क्या होती थी, मूर्तियां मतलब रखी जाती थी गर्भगृह में। ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। ठीक है, भूलेंगे नहीं। ठीक है। अब आते हैं बेसर शैली के मंदिरों का सबसे प्रमुख उदाहरण क्या है। ठीक है। तो बेसर शैली के मंदिरों का सबसे प्रमुख उदाहरण की बात करेंगे तो इसका आंसर हवेलेश्वर मंदिर, हेलीबेड। हेलीबेड कर्नाटक में पड़ता है, ध्यान रखेंगे। तो ये हेलीबेड का जो कर्नाटक का जो मंदिर जो है, ठीक है, हवेलेश्वर मंदिर, ठीक है, बेसर शैली का सबसे सुंदर उदाहरण है। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। कौन सी शैली है, तो शैली का नाम क्या है, बेसर, इसे आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है। होलेश्वर मंदिर हेलीबेड कर्नाटक में स्थित है। यह बेसर शैली का प्रमुख उदाहरण है। ठीक है। इस मंदिर में विस्तृत मूर्ति कला, समृद्ध सजावट और जटिल वास्तुकला विशेषताएं देखी जाती है। खजुराहो मंदिर नगर शैली का प्रमुख उदाहरण है। यह मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है। तो खजुराहो के मंदिर की बात करेंगे तो ये मध्य प्रदेश में आपको देखने को मिलता है। किस शैली का बना हुआ, तो क्या बताएंगे, तो नागर शैली का बना हुआ है। ठीक है। इसमें सबसे प्रसिद्ध मंदिर की बात कंदरिया महादेव एवं लक्ष्मण मंदिर है। ठीक है। तो ध्यान रखिए, इनमें से सबसे प्रसिद्ध मंदिर की बात करेंगे तो कंदरिया महादेव की मंदिर है, या फिर लक्ष्मण मंदिर, इसको कह लीजिए। ठीक है। बृहदेश्वर की मंदिर की बात करें, बृहदेश्वर का मंदिर आपको तंजावुर में बनाया गया है। ठीक है। राजा चोल के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और इसमें चोल शासक का बहुत बड़ी योगदान थे। राजा का नाम क्या है, राज चोल। ठीक है। राज चोल। अब बृहदेश्वर की मंदिर किस शैली से बनी है, द्रविड़ शैली से बनी है। ठीक है। तो बृहदेश्वर की मंदिर की बात करें, द्रविड़ शैली है। खाजुराहो की मंदिर की बात करेंगे, नागर शैली का प्रमुख उदाहरण है। ठीक है। अगर मैं बात करूं आपसे तो हलेश्वर का मंदिर की बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा, तो ये कर्नाटक में आपको यह बेसर शैली का प्रमुख उदाहरण है। ठीक है। मंदिर के शैलियों से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। गुप्त वंश के शासकों का सही क्रम क्या था, तो सबसे पहले श्रीगुप्त हो जाएंगे। ठीक है। उसका चंद्रगुप्त प्रथम, उसके बाद घटोत्कच, फिर समझ पहला ही सही लग रहा है ना, सबसे पहले श्रीगुप्त, फिर घटोत्कच, फिर चंद्रगुप्त प्रथम, फिर समुद्रगुप्त। ठीक है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ध्यान रखेंगे। ठीक है। गुप्त वंश की स्थापना की बात करेंगे लगभग 272 ईस्वी में। ठीक है, महाराज श्रीगुप्त के द्वारा की गई। श्रीगुप्त के पश्चात गुप्तों का दूसरा शासक जो था महाराज घटोत्कच हुए। ठीक है। महाराज श्रीगुप्त एवं घटोत्कच अत्यंत साधारण शासक थे। इन दोनों शासकों के पश्चात लगभग 319 और 20 में, ठीक है, मेन काल यही माना जाता है गुप्त वंश की स्थापना का। 319 या 320 ईस्वी में गुप्त शासक चंद्रगुप्त प्रथम के राज्यारोहण के साथ ही गुप्तों की शक्ति में वृद्धि हुई। इसीलिए चंद्रगुप्त प्रथम को वास्तविक गुप्त वंश का संस्थापक भी माना जाता है। यह भी आप ध्यान में रख सकते हो। चंद्रगुप्त प्रथम ने जीवन काल में ही अपने सुयोग्य पुत्र, ठीक है, समुद्रगुप्त को राज्य का उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था। ठीक है। तो चंद्रगुप्त प्रथम के बाद समुद्रगुप्त आएंगे, उसके बाद कौन आएंगे, चंद्रगुप्त द्वितीय आएंगे। ठीक है। तो चंद्रगुप्त प्रथम शक्तिशाली शासक थे, उसके बाद समुद्रगुप्त शक्तिशाली शासक हुए। अब फिर मतलब चंद्रगुप्त द्वितीय जो था, जो गुप्त साम्राज्य के सर्वाधिक महत्वपूर्ण शक्तिशाली शासक बना। ध्यान में इसको रखेंगे। ठीक है। तो ये काफी जिनका इनमें से किनका उपाधि विक्रमादित्य था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो उपाधि धारण की थी उनको बोलते हैं विक्रमादित्य की उपाधि बोलते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले श्रीगुप्त के बाद घटोत्कच के बाद बात करेंगे चंद्रगुप्त प्रथम के बाद समुद्रगुप्त, और समुद्रगुप्त के बाद मतलब आ जाएंगे क्या, तो चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है। इस तरीके से गुप्त वंश के सबसे महानतम शासक जो थे समुद्रगुप्त द्वितीय थे। और गुप्त वंश के संस्थापक की बात करें श्रीगुप्त थे, लेकिन गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है।
अब आते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय ने कौन सी उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय का विक्रमादित्य की उपाधि था, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। इसका ए का दू है, चंद्रगुप्त प्रथम का महाराजा धीराज, ठीक है। और समुद्रगुप्त की बात करेंगे तो बी का वन पक ये, ठीक है। और यहाँ पे शी का चार, ये गलत कर दिया ना भाई, सकरादित्य और स्कंदगुप्त होगा, ठीक है, ये विक्रमादित्य होना चाहिए। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य को बोलते थे, ठीक है, ये गलत लगाया हुआ है इसका आंसर, ठीक है, ये गलत है इसका आंसर। इसका आंसर ए जो है, सी का जो चार दिया हुआ है गलत है ये, ठीक है। इसका सी का तीन होगा, सी का तीन होगा, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है, गलत है ये, ठीक है। मैंने यहाँ पे सुधार दिया। चंद्रगुप्त प्रथम महाराजा धीराज, ठीक है। समुद्रगुप्त को पराक्रमांक कहते थे, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य थे। स्कंदगुप्त जो थे शकों पे विजय किए थे, इसलिए शक को हराए थे इन्होंने, इन्हीं ने इनका उपाधि जो था सकरादित्य था, ठीक है। देखिए, गुप्त शासकों को अभिलेखों में अनेक उपाधियों का वर्णन आपको देखने को मिलता है। श्रीगुप्त जो प्रथम शासक थे, इनको आदिराज या फिर महाराज कहते हैं। घटोत्कच उनके उत्तराधिकारी थे, उनको महाराज कहा जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम को क्या बोलते थे, महाराजा धीराज या फिर विक्रमांक कहते थे, ठीक है। क्या कहते थे, चंद्रगुप्त प्रथम को महाराजा धीराज या फिर विक्रमांक कहते थे, ठीक है। समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है, पराक्रमांक या फिर भारत का नेपोलियन कहते हैं, ध्यान में रखेंगे। उसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम की बात करेंगे तो इनको चंद्रगुप्त द्वितीय को क्या बोलते थे, विक्रमादित्य कहते थे, जो कि इतिहास में सर्वाधिक प्रसिद्ध उपाधि हुआ। और कुमार गुप्त को महेंद्रादित्य कहते थे। स्कंद गुप्त को क्या बोला जाता है, तो इनको सकरादित्य कहा जाता था, ठीक है। बिल्कुल सोल्यूशन में सही दिया मैंने, ऊपर में वो ही लगाया था क्योंकि गलत दिया हुआ यहाँ पे आंसर। या फिर सकोपल कहते थे, फिर कर्मादित्य कहते थे, ठीक है। तो ये सारे के सारे उपाधि जो थे गुप्त शासकों के उपाधि थे, ठीक है। अब आते हैं, देखेंगे यहाँ पे मंदसौर अभिलेख, ठीक है, भित्री स्तंभ लेख और प्रयाग प्रशस्ति, ठीक है। तो प्रयाग प्रशस्ति की बात करेंगे तो समुद्रगुप्त से संबंधित है, ठीक है। महरौली की बात करेंगे, महरौली चंद्रगुप्त जी से संबंधित है, महरौली, ठीक है। मंदसौर की बात करेंगे, भीतरी स्तंभ लेख की बात करेंगे तो ये स्कंदगुप्त से संबंधित है, ठीक है। अब मंदसौर की बात करेंगे तो कुमारगुप्त से संबंधित है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर जो हुआ, ए का मतलब तीन, ए का तीन, और बी का मतलब क्या हो गया, चार, और सी का बात करेंगे एक। तो सी का एक मतलब ऑप्शन नंबर होना चाहिए, क्या होना चाहिए इसका आंसर, बी होना चाहिए, ठीक है। ध्यान रखेंगे तो क्या है, बी ही है, ठीक है। तो चलते अब चलते इसका हम लोग सोल्यूशन पे थोड़ा बात कर लेते हैं। तो प्रयाग प्रशस्ति की बात करेंगे तो हरिसेन के द्वारा लिखा हुआ है, ठीक है, जो कि मतलब समुद्रगुप्त के दरबार में रहते, उनके दरबारी कवि थे। तो प्रयाग स्तंभ लेख की रचना समुद्रगुप्त के संदीप विग्रहिक सचिव हरिसेन के द्वारा लिखा गया, ठीक है। प्रशस्ति क्या होता है, ठीक है, अगर मैं बात करूं, यहाँ पे एक शब्द दिया हुआ है जिनको बोलते हैं प्रशस्ति। प्रशस्ति को प्रशंसा पत्र कहते थे, क्या बोलते थे, प्रशंसा पत्र इनको कहा जाता था, ध्यान में रखेंगे। इनमें क्या थे, राजाओं की मतलब भर भर की मतलब प्रशंसा की जाती थी, ठीक है। अब प्रशस्ति की रचना की बात करेंगे, प्रशस्ति की रचना कौन करते थे, तो प्रशस्ति की रचना करने वाले कौन थे, तो प्रशस्ति की रचना करने वाले सिंपल वो लोग थे जो कि राजाओं के दरबार में रहते थे और राजाओं के बारे में खूब मतलब क्या करते थे, प्रशंसा करते थे, उनके विजयी के बारे में प्रशंसा करते थे, उनके अच्छे कर्मों के बारे में प्रशंसा करते थे। तो जहां पर भी जो भी शासक से संबंधित जो प्रशस्ति होगा ना, उस शासक के बारे में काफी बढ़ा चढ़ा कर बताया होगा, हालांकि रियलिटी भी हो सकती है, लेकिन हमेशा उनकी प्रशंसा ही देखने को मिलती, निंदा नहीं थी। यह अभिलेख समुद्रगुप्त के इतिहास का सर्वप्रथम सर्वप्रमुख स्रोत है, जिसमें समुद्रगुप्त के विजय अभियानों का उल्लेख किया गया, ठीक है। और अच्छी मतलब सारी अच्छी ही चीजें आपको दिखेगी। महरौली में जाओगे तो लौह स्तंभ लेख दिल्ली में स्थित है, जिसमें चंद्र नामक शासक के उपलब्धियों के बारे में जानकारी मिली। चंद्र जिसकी पहचान चंद्रगुप्त द्वितीय से की गई, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, काफी महत्वपूर्ण है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आप बात करें महरौली लौह स्तंभ की बात करें, दुनिया का ध्यान अपने तरफ क्यों आकर्षित किया है, ये खुला में खड़ा है, धूप में खड़ा है, बारिश में खड़ा है, लेकिन ये लोहा के होने के बाद भी इसमें जंग नहीं लगता है, मतलब इतना बढ़िया तरीके से लोहा का प्रयोग किया गया है, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना है। मंदसौर अभिलेख मालवा के क्षेत्र में स्थित है, इसकी रचना बासुल के द्वारा की गई है। इस लेख में कुमारगुप्त प्रथम के राज्यपाल बंधु वर्मा का विवरण मिलता है, इसमें सूर्य मंदिर के निर्माण का भी वर्णन मिलता है, ठीक है। तो मंदसौर अभिलेख की बात करेंगे तो आपको मलवा के क्षेत्र में मिलता है, इसकी रचना की बासुल के द्वारा की गई, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे भित्री स्तंभ लेख की बात करेंगे। भित्री स्तंभ लेख उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में स्थित है, ठीक है। कहां पे है, तो भित्री स्तंभ लेख की बात करें उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में स्थित है। इसमें पुष्य मित्रों एवं हूणों के साथ स्कंद गुप्त का वर्णन, स्कंद गुप्त का युद्ध का विवरण आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो भित्री स्तंभ लेख उत्तर प्रदेश के कहां पे, गाजीपुर जिला में मिलेगा। इसमें पुष्य मित्र एवं हूणों के साथ, पुष्य मित्र एवं हूणों के साथ स्कंद गुप्त के युद्धों का क्या देखने को मिलता है, तो विवरण देखने को मिलता है, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। चंद्रगुप्त प्रथम का शासनकाल 319 से 355 ईस्वी तक चला।
ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ये किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। 319 से लेकर 355 चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत को चलाया। चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। गुप्त संवत और शक संवत में की बात करेंगे तो 238 वर्षों का अंतर है, तो ध्यान में रखेंगे। तो ऐसा नहीं है, ठीक है। कितना है, तो 241 वर्षों का अंतर है। आप चाहोगे तो 319 में से क्या करो, 78 को घटा के देख लो। 9 में से 8 गया एक, 11 में से 7 गया कितना, 4। ये कितना हो जाएगा, 3 है तो 2 हो गया, कितने, 241 वर्षों का क्या है, अंतर है, ठीक है। तो चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 320 ईस्वी में गुप्त संवत चलाया था, ठीक है। 319 320 ईस्वी में गुप्त संवत को चलाया गया था। और शक संवत की शुरुआत की बात करेंगे तो कब हुआ था, 78 ईस्वी में हुआ था। ईसा पूर्व नहीं है, 78 ईस्वी है, ठीक है। विक्रम संवत की बात करेंगे तो पहले आया था। इसी प्रकार इन दोनों का बीच का अंतर की बात करें, कितने साल हो जाएंगे, 241 वर्ष हो जाएंगे। इसी गुप्त एवं घटोत्कच के बाद महान शासक के रूप में चंद्रगुप्त प्रथम सिंहासन पे, ठीक है, बैठा, ठीक है। इसी गुप्त नहीं, क्या नाम था, श्रीगुप्त हो जाएगा, क्या लिखता है यार। तो श्रीगुप्त के बाद घटोत्कच थे, घटोत्कच के पास चंद्रगुप्त प्रथम थे, चंद्रगुप्त प्रथम के बाद समुद्रगुप्त थे, और समुद्रगुप्त के बाद कौन थे, तो चंद्रगुप्त द्वितीय थे। इसके शासनकाल में गुप्त साम्राज्य की शक्ति एवं प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई, इसीलिए चंद्रगुप्त प्रथम को ही गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है, जैसा कि आपको पता होगा। महाराजा धीराज की उपाधियों का सर्वप्रथम प्रयोग चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा ही किया गया था। समुद्रगुप्त को लिच्छवी दौहित्र कहा जाता है, बिल्कुल बेहतरीन। दौहित्र का मतलब क्या होता है, दौहित्र का मतलब ये होता है, क्या बोलते हैं उनको, ठीक है, जैसे नाती, इन सबको दौहित्र बोलते हैं, ठीक है। आपका नानी गांव आप जाओगे तो आप दौहित्र होंगे, ठीक है। तो समुद्रगुप्त जो थे लिच्छवी राजकुमारी के पुत्र थे, इसलिए इनको, ठीक है, क्या बोलते हैं, लिच्छवी कन्या से इनका जन्म हुआ था, तो ये दौहित्र थे, ठीक है। लिच्छवियों को क्या थे, तो लिच्छवियों के नाती वगैरह होंगे, ठीक है। समुद्रगुप्त की माता की बात राजकुमार कुमार देवी थी, बिल्कुल। राजकुमारी कुमार देवी की बात करेंगे तो लिच्छवियों की राजकुमारी थी। समुद्रगुप्त ने कवि राज उपाधि धारण की, बिल्कुल, ये संगीत वगैरह में काफी इंटरेस्ट रखते थे, इसलिए उन्होंने उपाधि जो धारण की वह कवि राज की उपाधि थी। प्रयाग परिस्थिति में समुद्रगुप्त को लिच्छवी दौहित्र मतलब लिच्छवी कन्या से जन्म लिया हुआ कहा गया है। समुद्रगुप्त विजेता होने के साथ साथ एक कवि भी थे, संगीतज्ञ थे और विद्या का भी संरक्षक थे। सिक्कों पर उन्हें क्या बजाते हुए दिखाया गया है, तो सिक्का पे उन्हें बीना बजाते हुए दिखाया गया है, तथा इसी वजह से उन्होंने कौन सी उपाधि धारण की थी, कवि राज की भी उपाधि धारण की थी। समुद्रगुप्त ने, ठीक है, व्याघ्र पराक्रमांक, ठीक है, अप्रतिरथ, ठीक है, पराक्रमांक आदि उपाधि धारण की है। ये उपाधियों और उनके सिक्कों पर अंकित है। इसी क्रम में एक त्राम पत्र में इसकी परम भगवत की उपाधि भी धारण की, जिनसे पता चलता है ये वैष्णव धर्म को मानने वाले भी हो सकते हैं। अब आते आगे देखेंगे। प्रभावती गुप्त ने पूना अभिलेख में समुद्रगुप्त को अनेक अश्वमेघ यज्ञ करवाने वाला कहा गया है, ठीक है। और समुद्रगुप्त कुल 6 स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त होती है। समुद्रगुप्त की कुल में कुल 6 स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त होती है। रामगुप्त ने तांबा का सिक्का चलाया था, यह भी ठीक है। महरौली स्तंभ लेख का संबंध चंद्रगुप्त प्रथम से तो गलत है। समुद्रगुप्त सॉरी क्या नाम है इनका, चंद्रगुप्त द्वितीय से है, ठीक है। महरौली स्तंभ लेख का संबंध की बात करेंगे तो चंद्रगुप्त द्वितीय से है, ठीक है। दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार के समीप खड़े महरौली लौह स्तंभ पर उत्कीर्ण अभिलेख में चंद्र नामक शासक की उपलब्धियों के बारे में जानकारी मिलती है, जिसकी पहचान किससे की गई है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय से इसकी पहचान की गई है, आप ध्यान में रखेंगे। समुद्रगुप्त ने अपने विजय अभियानों के पश्चात अश्वमेध यज्ञ किया, जो इसके अश्वमेध प्रकार के सिक्कों से प्रमाणित होते हैं। समुद्रगुप्त ने कुल 6 प्रकार की स्वर्ण मुद्राएं के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। कौन कौन से 6 प्रकार है, तो गरुड़ प्रकार की मुद्रा है, परशु प्रकार की मुद्रा है, व्याघ्रहंता प्रकार के मुद्रा है, धनुधारी प्रकार के सिक्के हैं, अश्वमेध प्रकार के मुद्रा है, बीना वादन प्रकार की मुद्रा है, ठीक है। इन सारे चीजों पे क्या देखने को मिलता है, तो समुद्रगुप्त से संबंधित क्या है, तो मुद्राएं है, इसको आपको ध्यान में रखना है, काफी अधिक महत्वपूर्ण है। एक चीज और भी चाहो तो आप ध्यान में रख सकते हो। तो समुद्रगुप्त की बात करेंगे तो समुद्रगुप्त ने समुद्रगुप्त की बात करें, 6 प्रकार की मुद्रा तो है ही, साथ में गुप्तों का जो राजचिन्ह जो था वो क्या होता करता था, तो गुप्तों का जो राजचिन्ह जो था वो ध्यान में रखेंगे क्या था, तो क्या बोलते हैं उसको, गरुड़ था। क्या था, गुप्तों का राजचिन्ह क्या था, तो गरुड़। इसको आपको ध्यान में रखना है, गुप्तों की क्या थी, विष्णु की सवारी थी, गरुड़, जो कि उनका राजचिन्ह था, ठीक है, ध्यान में रखें, गुप्तों का राजचिन्ह क्या था, गरुड़ था। चंद्र द्वितीय के दरबार में नवरत्न में कौन शामिल नहीं था, तो चरक नहीं शामिल थे, बाकी कालिदास थे, अमर सिंह थे, छपनक भी थे, ठीक है। तो चंद्र द्वितीय के राज दरबार में 9 विद्वानों का संरक्षण रहता था, जिन्हें संक्षेप में नवरत्न कहते हैं। इसमें अमर सिंह थे, जिन्होंने अमरकोश लिखा भी था। और बात करेंगे तो आपको ध्यान रखें, धवंतरी साहब भी थे, हरिशन साहब थे, कालिदास साहब थे, ठीक है, कला पन्नाका थे, ठीक है, शंकु थे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, 12 मिहिर थे, ठीक है, भरूची थे, बेताल भट्ट थे, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है।
इनको छपनक के नाम से भी जानते हैं। अब बात है नवरत्नों के अलावा चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में संधि विग्रहिक, वृषण वृषण व्याकरण, न्याय मीमांस एवं शब्द का अच्छा ज्ञाता एवं कवि माना जाता था, वो भी थे। चरक की बात करेंगे तो चरक कनिष्क के दरबार में रहते थे। चरक जो थे कनिष्क के क्या थे, तो दरबारी कवि थे, ध्यान में रखना है, ठीक है। चरक की बात करेंगे तो कनिष्क के मतलब क्या थे, तो दरबारी कवि थे, इसको भी आपको ध्यान में रखना है, काफी अधिक महत्वपूर्ण है, जो कि मतलब समुद्रगुप्त के दरबार में नहीं, कनिष्क के दरबार में रहते थे, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, चीनी ग्रंथों में भारत को यन टू, ठीक है, क्या इनटू कहा गया है, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय पाटलिपुत्र एवं उज्जैन विद्या के प्रमुख केंद्र थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय फाहियान भारत आया था, ठीक है। तो सारे ही सारे कथन की बात करेंगे, ऑल स्टेटमेंट ट्रू। 399 से 414 के दौरान चीनी यात्री फाहियान भारत आया, 15 वर्षों तक भारत में रहा, ठीक है। और इस समय जो भारत के जो शासक थे चंद्रगुप्त द्वितीय थे, कौन थे, 399 414 के बीच में जब भारत में जब फाहियान जब आया, ये पहला चीनी यात्री था जिसने भारत की यात्रा की, ठीक है। आधिकारिक रूप से बात करूंगा, 14 वर्ष तक रहा है। हाँ ठीक है, कहीं पे 14 कहीं पे 15 भी देता है, ठीक है। हर्षवर्धन का भी वही सा 14-15 उसका भी था, ठीक है। 14 ही देता है, 15 भी है, ठीक है। मैंने कई जगह पे 15 भी देखा है, ठीक है। तो पहला चीनी यात्री था जो भारत की यात्रा किया। उस समय शासक कौन थे, तो चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल था। शासनकाल की सांस्कृतिक दशाओं का सुंदर चित्र प्रस्तुत किया है इसने पश्चिम में, ठीक है। पुष्प कलावती से लेकर पूर्व में त्रामलिप्ति जो कि गुप्तों का प्रमुख बंदरगाह था तक, विभिन्न ऐतिहासिक केंद्रों, स्थानीय प्रथाओं, धार्मिक विश्वास, जलवायु एवं वनस्पतियों का भी वर्णन मिलता है, ठीक है। निम्न में से कौन सा कथन सही है, कुमारगुप्त ने मुद्रा पर मयूर की आकृति उत्कीर्ण करवाया। नंदा विश्वविद्यालय को ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान कहा जाता था, ठीक है। ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान कहा जाता था, बिल्कुल दोनों के दोनों स्टेटमेंट की बात करेंगे, सही है। नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण स्कंदगुप्त ने करवाया था, गलत है। किसने करवाया था नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण, कुमारगुप्त ने। किसने करवाया था, कुमारगुप्त प्रथम ने करवाया था, ठीक है। ध्यान में क्या नाम था, कुमारगुप्त प्रथम। और द्वितीय अगर दिया रहेगा तो क्या करोगे, तो कुमारगुप्त प्रथम, ठीक है। कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल में स्वर्ण, रजत एवं ताम्र मुद्राएं प्रचलित थी। इसने सर्वप्रथम गुप्त मुद्राओं पर गरुड़ की जगह मयूर को अंकित करवाने का कार्य किया, ठीक है। तो गुप्त मुद्राओं पर गरुड़ होती थी, क्योंकि गरुड़ की बात करेंगे तो गुप्तों का मतलब क्या था, राजचिन्ह था। इसकी मुद्राओं में मयूर, मयूर प्रकार, अश्वमेध प्रकार की आदि की मुद्रा है, ठीक है। कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई तथा इसमें बौद्ध विहार की भी स्थापना करवाई, ये भी आपको ध्यान में रखना है। सती प्रथा का पहला अभिलेख, सती प्रथा का पहला प्रमाण किस अभिलेख से मिलता है, तो भानुगुप्त का एरन अभिलेख से मिलता है, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, ठीक है। एरन की बात करें मध्य प्रदेश के किस जिले में, तो मध्य प्रदेश के सागर जिले में आपको एरन अभिलेख आपको मिलेगा। वहां से आपको किसकी जानकारी मिलती है, तो भानुगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है। सती प्रथा का पहला उल्लेख यहीं पे मिलता है, ठीक है। क्या है, तो भानुगुप्त के मित्र की, एक सैनिक था, भानुमित्र का मित्र भी था, सैनिक भी था, जिनका नाम था गोपराज। क्या नाम था, गोपराज। गोपराज की मृत्यु हो जाने के बाद उनके पत्नी के सती होने का प्रमाण आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। समय काल की बात करें, कब का समय है, तो ध्यान रखिए 510 ईस्वी, नॉट ईसापुर, 510 ईस्वी का एरन अभिलेख है, इसे भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा डिटेल्स में और हम लोग थोड़ा पढ़ लेते हैं, काफी महत्वपूर्ण है, तो जरा इसको ध्यान में रखेंगे। एरन अभिलेख मध्य प्रदेश के सागर जिले में स्थित है, ठीक है। इस अभिलेख में गुप्त काल में सती प्रथा का साक्ष्य मिलता है। इसमें भानुगुप्त के मित्र और सैनिक भी थे गोपराज। गोपराज की मृत्यु के पश्चात उनकी पत्नी के सती होने का उल्लेख है। इस प्रकार का यह अभिलेख 510 ईस्वी सती प्रथा का प्रथम अभिलेख साक्ष्य माना जाता है। करमडंडा अभिलेख उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जिले से प्राप्त हुआ है। इस लेख में शिव प्रतिमा के, ठीक है, अधोभाग में उत्कीर्ण है। इस मूर्ति की स्थापना कुमारगुप्त के मंत्री, ठीक है, पृथ्वी सेन ने की थी, ठीक है। इसे आप ध्यान में रखेंगे। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, स्कंदगुप्त ने, ठीक है, हून शासक मिहिर कुल को पराजित किया, बिल्कुल पराजित किया, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, गलत नहीं है। स्कंदगुप्त ने सुदर्शन झील के पुनः उद्धार का कार्य किया, बिल्कुल किया। स्कंदगुप्त ने ब्रिटिश शैली के नए सिक्के जारी किए। तो सारे कथन है, मतलब कोई भी गलत नहीं है, ठीक है। भीतरी स्तंभलेख से पुष्यमित्रों एवं हूनों के साथ स्कंदगुप्त के युद्ध का विवरण आपको देखने को मिलता है, भीतरी स्तंभलेख। जूनागढ़ अभिलेख की बात करेंगे तो स्कंदगुप्त को सर्वाधिक महत्वपूर्ण अभिलेख है, जो सौराष्ट्र के जूनागढ़ से प्राप्त होता है, गुजरात में है, ठीक है। तो जूनागढ़ अभिलेख का संबंध किससे, तो स्कंदगुप्त से। इससे पता चलता है कि स्कंदगुप्त ने हूनों को हराकर सौराष्ट्र प्रांत में पर्णदत्त को अपना राज्यपाल नियुक्त किया था। इस अभिलेख में गिरनार की पुरपति चक्रपालित द्वारा सुदर्शन झील पर बांध के पुनर्निर्माण का उल्लेख भी आपको किया गया, ठीक है। पुनर्निर्माण करवाया था, हालांकि सुदर्शन झील का निर्माण पहले हो चुका था। निम्न में से गुप्त काल के प्रशासन का सही क्रम क्या है,
तो ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो सही क्रम की बात करेंगे तो सही क्रम जरा यहाँ पे देख, एक मिनट। सही क्रम की बात करेंगे तो सही क्रम में क्या होता था, सबसे पहले आपको होते थे साम्राज्य होते थे। साम्राज्य का जो प्रशासक जो था ध्यान में राजा होता था, उसके बाद प्रांत होता था। प्रांत जो था राज्य की तरह होता था, इसके प्रशासक को उपरिक या फिर गोमता कहते थे। फिर जिला को क्या बोलते, विषय कहते थे, विषय का प्रशासक विषयपति होता था, ठीक है। उसका ग्राम समूह होता था, ग्राम समूह को क्या बोलते थे, ग्राम समूह, ठीक है। उसके प्रशासक को भुक्ति कहा जाता था। उसका पेट होता था, पेट के प्रशासक, सॉरी, ग्राम समूह के प्रशासक को ही मतलब भुक्ति और तहसील या फिर कहते थे, ठीक है। उसके बाद में पेट होता था, पेट के बाद क्या होता था, ग्राम होता था, जिसके प्रशासक को ग्रामिक कहते थे, ठीक है। तो गुप्त काल में जिले तहसीलों में विभाजित थे, इन्हें विथि कहा जाता था, ध्यान में रखेंगे। तथा इसी प्रकार के तहसील पेट में विभाजित तथा पेट ग्राम में क्या थे, वर्गीकृत थे। तो सबसे पहले साम्राज्य थे, उसके बाद बात करेंगे तो प्रांत हो गया, फिर जिला हो गया, फिर ग्राम समूह होगा, फिर पेट हो गया, और फिर ग्राम हो गया। तो सबसे प्रशासन की सबसे छोटी इकाई जो थी कौन थी, तो ग्राम थी। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, गुप्त काल में राजा ही सर्वोच्च न्यायाधीश होता था, बिल्कुल होता था। गुप्त काल के सबसे बड़ा अधिकारी कुमारा होता था। गुप्त काल में प्रांतों को भुक्ति कहा जाता था। तो सारे कथन की बात करेंगे तो ऑल स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है, ठीक है। गुप्त काल में सबसे बड़ा अधिकारी कुमार मात्या होता था। कुमार मात्या प्रांतीय अधिकारी होते थे, जो स्थानीय प्रशासन और केंद्र के मध्य सेतु का काम करते थे, ठीक है। ये राज्यपाल की तरह होता है, जिससे राज्यपाल कैसे मतलब स्थानीय प्रशासन और केंद्र के बीच में शासन का काम करता था, उस समय भी यही काम करते थे। प्रशासनिक आधार पर गुप्त साम्राज्य को अलग अलग प्रांतों में बांटा गया था। वस्तुतः प्रांत को देश अथवा भुक्ति की संज्ञा दी गई थी। भुक्ति के शासक को उपरिक कहा जाता। सामान्यतः इस पद का उपरिक के जो शासक जो होते थे, वो राजकुमार अथवा राजकुल से संबंधित व्यक्तियों को दिया जाता था, जो राजा के करीब होते थे। राजा देश में सर्वोच्च न्यायाधीश होता था। राजा के अलावा एक मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश भी होते थे, लेकिन सर्वश्रेष्ठ न्यायाधीश की बात करेंगे तो राजा जो थे खुद खुद ही होते थे, ठीक है। आप देखेंगे महादंडायक, ठीक है, महादंडायक का काम क्या होगा, तो महादंडायक की बात करेंगे तो युद्ध एवं न्याय का मंत्री था, ठीक है। संधि विग्रह की बात करेंगे, संधि विग्रह क्या, शांति का मंत्री था, संधि करने में काम आता था, ठीक है। दंडपासी की बात करें, दंडपासी पुलिस विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था। अब महाभंडार भंडा भंडागाराधिकृत की बात करेंगे तो राजकोषीय कोष का प्रमुख अधिकारी जो होते थे, ये होते थे, ठीक है। तो गुप्त काल में राजा की सहायता के लिए मंत्री और अमात्य नियुक्त किए गए थे। इनका प्रमुख कार्य था विभिन्न विभागों की देखभाल करना, राजा को मतलब क्या करना, सलाह देना, इनका प्रमुख कार्य था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। गुप्तकालीन अधिकारी को इससे संबंधित विभाग दिया गया था, जिसे कुमार मात्या की बात के प्रांतीय अधीक्षक होते थे। प्रांतिक अधिकार था इनके पास। महादंडनायक न्यायमंत्री होता था। महासंधि विग्रही की बात करेंगे, शांति का मंत्री होता था युद्ध में, ठीक है। दंडपासी की बात करें, पुलिस विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था। महाभंडाराधिकृत की बात करेंगे तो राजकोषीय सॉरी राजकीय कोष का प्रमुख अधिकारी होता था। निम्न कथनों में फिर से कौन सा कथन सही नहीं है, सही है, सॉरी, ठीक है। तो गुप्तकालीन समाज 4 वर्गों में विभाग था। गुप्तकालीन सामाजिक व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई परिवार थी। गुप्त काल में न्याय वर्ण व्यवस्था के आधार पर होता था, बिल्कुल होता था, ठीक है। गुप्त काल में समाज परंपरागत रूप से 4 वर्णों में विभाजित था। ब्राह्मण समाज में ब्राह्मण का स्थान सर्वोपरि था, क्षत्रिय दूसरा था, वैश्य तीसरा था। यही क्षुद्रों का कार्य उनके उच्च वर्णों की सेवा करना था, ठीक है। गुप्त वंश में बात करेंगे, न्याय व्यवस्था में वर्ण व्यवस्था मौजूद था। न्याय संहिता में उल्लेख है कि ब्राह्मण की परीक्षा तुला से, क्षत्रियो के अग्नि से, वैश्य की जल से, शूद्र की बीज से ली जाती थी। इस काल में अभिलेखों में एक नए वर्ग कास्ट का भी विवरण आपको देखने को मिलता है, ठीक है। एक नया समाज का जन्म होता है यहाँ पे, कास्ट, ठीक है। तो कास्ट समाज का भी आपको वर्णन आपको गुप्त काल में आपको देखने को मिलता है। कास्ट अभी वर्तमान संदर्भ में भी ये समुदाय जो है अपने आपको, लाला जी आप देखते होंगे ना, जो कि खाता बही के ज्यादातर काम करते हैं, सीए वगैरह मिलेंगे इस समुदाय के लोग। तो इस समय ही इनका जन्म हुआ था, ठीक है। समाज में लाला जी जो कहते हैं अपने को, हम कास्ट हैं, ठीक है। तो इसी समुदाय से निकल कर आते हैं। सर कायस्थ या कास्ट? कायस्थ, कायस्थ बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं यार, वही, हाँ सर, ठीक है। बोलते हैं। आप देखेंगे निम्न में से कौन सा कथन क्या है सही। गुप्त काल में स्वर्ण सिक्के को रुपए कहा जाता, गलत है। चांदी के सिक्के को रुपए कहते थे। गुप्त काल में सोने के सिक्के 144 ग्रेन के होते थे, इसको क्या लिया, सही लिया है। गुप्त काल में चांदी के सिक्के को मापक कहा जाता, ये भी गलत है। गुप्त काल में ताम के सिक्कों को दिनार किया जाता, ये भी गलत है, क्योंकि सोने के सिक्कों को कहते हैं, ठीक है। देखिए, गुप्त काल में सिक्के के अनेक शासकों का विवरण प्राप्त होता है। ये सिक्के रजत के थे, स्वर्ण के थे एवं तांबे के थे। इस काल में स्वर्ण सिक्कों को क्या बोलते थे, दिनार बोलते थे। रजत के सिक्कों को रूपक कहा जाता था, और ताम के सिक्कों को क्या, मापक कहते थे। दिनार भी था, रूपक भी था और मापक भी था, ठीक है। दिनार की बात करेंगे, सोने के सिक्के होते थे, माइक बंद कीजिए।
रजत की बात करेंगे, रजत के सिक्कों को रूपक कहा जाता था। ठीक है, रजत के सिक्कों को क्या बोले, रूपक कहते थे। और ताम्र के सिक्कों को क्या कहा, मापक कहा जाता था। गुप्त काल में स्वर्ण सिक्के का सबसे बड़ा भंडार राजस्थान के भरतपुर जिले से प्राप्त होता है। इंपॉर्टेंट जगह है, ध्यान रखिएगा, भरतपुर जिले, भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य के लिए भी प्रसिद्ध है। गुप्त काल के प्रारंभ में स्वर्ण के सिक्के कुषाणों के मापक के अनुरूप थे, किंतु बाद में इनका वजन क्या था, 144 ग्रेन हो गया। मतलब गुप्त काल में सिक्के तो मतलब खूब ढाले गए, लेकिन सिक्कों में शुद्धि उतनी नहीं थी, कुषाणों की तुलना में उतने शुद्ध सिक्के नहीं थे। तो गुप्त काल में सोने के सिक्के सर्वाधिक ढाले गए, लेकिन ये अपने शुद्धि की बात करेंगे, अपने प्योरिटी को मतलब क्या रख कायम करके नहीं रख पाया, क्योंकि कुषाणों के समय में सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के जो जारी थे, ह्यून यूनानी ने पहले सोने के सिक्के जारी किए। तो ह्यून यूनानी ने सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए, कुषाणों ने सोने के शुद्धतम सिक्के जारी किए, और गुप्तों ने सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किए। लेकिन इनके समय में शुद्धता में क्या आ गई, तो शुद्धता में कमी आ गई, डाउनफॉल आ गया, क्योंकि क्या क्वांटिटी अगर अधिक बढ़ेगा तो क्या होगा, क्वालिटी खराब हो जाएगा। नहीं, घर में ही खाना बनाते हो, 1 केजी की सब्जी सभी लोग बनाएंगे, 1 केजी तो अच्छा बनता है, वही 5 केजी अगर आपको बनाने के लिए दिया जाए तो थोड़ा सा क्वालिटी क्या हो जाएगा, 1 केजी की तुलना में तो उसका खराब तो होगा ही। तो गुप्त काल में सोने के सिक्के सर्वाधिक तो ढाले गए, लेकिन इनका क्वालिटी क्या हो गया, कम हो गया। अब यहाँ पर देखो, गुप्त काल में भू राजस्व का दर 1/6 था। हिरण्य एक प्रकार का नगद कर था। में कर अन्न के रूप में लिया जाता। मंदिरों में ब्राह्मणों को जो भूमि दी जाती थी उसे अग्रहार कहा जाता था। बताना कौन सा कथन सही है, तो आप देखोगे इसमें लगभग सारे ही सारे कथन की बात करेंगे सही है। ठीक है, भू उत्पादन पे जो राजस्व जो वसूला जाता था 1/6 होता था, लेकिन किसी किसी विशेष परिस्थिति में 1/4 भी आपको लिया जाता था। ठीक है, और इस प्रकार को क्या कहते थे, इसको भाग कहा जाता था। ठीक है, तो भूमि से जो प्राप्त जो कर जो था, टैक्स जो था, जो कि राजा को जाता था, उसको क्या बोलते थे, भाग कहते थे। स्कंद गुप्त के अभिलेख से जानकारी मिलती है, ऐसे भूमि अनुदानों में पूरा गांव ही दान दे दिया जाता था। इसे अग्रहार के रूप में जाना जाता था। ये अनुदान धार्मिक एवं धर्मनिरपेक्ष दोनों प्रकार के होते थे। किसान भूमि कर को हिरण्य अर्थात नगद या में अनाज में अदा करते थे। में भी देते थे, मतलब अनाज के रूप में कर दे दिया, या फिर नगद के रूप में भी वह कर दे सकते थे। किसान के संदर्भ में बातें हो रही, ध्यान रखेंगे। मनुस्मृति की बात करें, मनुस्मृति में एक दूसरे की भूमि कर योग का वर्णन आपको देखने को मिलता है। ठीक है, जो राजा को प्रतिदिन दिए जाने वाला फल फूल सब्जी इत्यादि उपहार के रूप में होता था। ठीक है, तो भूमि मनुस्मृति में एक दूसरे प्रकार के भूमि कर भोग का वर्णन किया गया, जो राजा को प्रतिदिन दिए जाने वाला फल फूल सब्जी इत्यादि उपहार के रूप में भी होता था। आप देखेंगे गुप्त काल में कौन सा मतलब इसमें मिलान गलत है। अग्रहत की बात करेंगे, परती भूमि को कहते थे। देवा मातृक, वर्षा द्वारा सिंची जाने वाली भूमि थी, उनको देवा मातृक कहते थे। ठीक है, शरकावती की बात की कंकरीली भूमि गलत है। ठीक है, शदवल की बात करें, घास का मैदान होता था। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, तो इसकी बात करें, इनमें किसका मिलान गलत है, तो सरकावती की बात करेंगे, कंकरीली भूमि। तो भूमि की विशेषताओं के आधार पर अमरकोश को 12 प्रकार की भूमियों का वर्णन आपको देखने को मिलता है। उर्वरा की बात करेंगे, उपजाऊ भूमि थी। ऊसर की बात करेंगे, बंजर भूमि थी। सर्कवती की बात करेंगे तो क्या थी, रेतीली भूमि थी। क्या थी, शर्कावती किस प्रकार की भूमि थी, ये रेतीली भूमि थी। ठीक है, कैसी थी, रेतीली थी। ठीक है, सकरा की बात करेंगे, सकरा जो था क्या था अपना, तो कंकरीली थी। ठीक है, सरका जो था रेतीली थी, और सकरा की बात करें कंकरीली थी। मरु की बात करेंगे तो रेगिस्तानी भूमि थी। पंक्ति की बात करें, कीचड़ होता था। ठीक है, जल प्राय मनुपम, ठीक है, पानी से भरी भूमि थी। कच्छ की बात करेंगे, पानी के निकट भूमि थी। ठीक है, नदी मातृक की बात करेंगे तो नदी से सिंची जाने वाली भूमि जो थी उनको नदी मातृक कहते थे। ठीक है, ये सारा वर्णन किसमें मिलता है, तो अमर कोश में मिलता है, जिनको रचना किसने किया था, अमर सिंह ने किया। ठीक है, ये एक तरह का साइंक्लोपीडिया था। ठीक है, बहुत सारे वर्ड थे, उसका मीनिंग इसमें दिया हुआ था। ठीक है, और इसमें 12 प्रकार की भूमियों का वर्णन आपको देखने को मिलता है। गुप्त काल को क्लासिकल एज क्यों कहते हैं, ठीक है, क्यों कहा जाता है गुप्त काल के क्लासिकल युग, तो कला कला एवं साहित्य के प्रगति के कारण। देखोगे गुप्त काल में प्रौद्योगिकी से लेकर साहित्य स्थापत्य कला था, मूर्ति कला के क्षेत्र में नए प्रतिमानों की स्थापना की गई, जिससे यह काल भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है। गुप्त काल में शिक्षा और साहित्य में विशेष प्रगति हुई। इस प्रकार इस काल के साहित्य कवियों में सबसे कवि की बात करें कौन थे, तो कालिदास थे। इन्हें भारत का शेक्सपियर भी कहते हैं, कालिदास की। इनकी रचनाओं को, ठीक है, इनकी रचनाओं को नाटक में, महाकाव्य में और खंड काव्य में विभाजित किया गया है। गुप्त काल दर्शन के क्षेत्र में पर्याप्त विकास के लिए भी जाना जाता है। इस काल में वेदांग दर्शन के अंतर्गत योग, न्याय, वैश्विक, मीमांस एवं वेदांत दर्शन की महत्वपूर्ण, ठीक है, कृतियों की रचना होती है। अब आते हम लोग आते हैं सुदर्शन झील के ऊपर आते हैं। तो अब देखो सुदर्शन झील, जिसका वर्णन चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर
पुष्य गुप्त ने करवाया था। ठीक है, तो सुदर्शन झील का निर्माण की बात करेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर का नाम क्या था? पुष्य, क्या नाम था उसका? पुष्य गुप्त। ठीक है, ध्यान रखेंगे। जिसकी मरम्मत पहली बार शक शासक रुद्रामन ने करवाई थी। शक शासक रुद्रामन से संबंधित कौन सा अभिलेख है? जूनागढ़ अभिलेख। कौन सा अभिलेख है? जूनागढ़ अभिलेख। इस सुदर्शन झील की बात करेंगे तो आपको कहां पे? ये आपको गुजरात में पड़ता है। ठीक है, करवाई थी। दूसरी बार इसकी मरम्मत किसने करवाई थी? स्कंदगुप्त ने करवाई थी, कुमारगुप्त ने करवाई थी, समुद्रगुप्त ने करवाई थी। तो दूसरी बार जो इसकी मरम्मत की बात करेंगे तो इसका मरम्मत किसने करवाई थी? दूसरा बार स्कंदगुप्त ने करवाई थी। तो इसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा करवाया गया। रुद्रामन शासक जो था, शक शासक था, इसका मरम्मत करवाया। फिर ये टूट जाता है तो इसका मरम्मत फिर स्कंदगुप्त करवाया। स्कंदगुप्त योग्य सैन्य संचालक होने के साथ साथ एक आदर्श प्रशासक भी माना जाता है। इसने सौराष्ट्र प्रांत के राज्यपाल पर्णदत्त के पुत्र, ध्यान रखें, पर्णदत्त के पुत्र चक्रपालित को गिरनार नगर का नगरपति बनाया। विदित है कि चक्रपाली द्वारा ऐतिहासिक सुदर्शन झील के बांध का पुनर्निर्माण करवाया गया। हुनों पर स्कंदगुप्त की सफलता का उल्लेख जूनागढ़ अभिलेख में प्राप्त होता है। इस अभिलेख में हुनों को मलेच्छ शब्द का प्रयोग किया गया। हुनों के लिए कौन सा शब्द? मलेच्छ शब्द का प्रयोग किया गया, जिससे मतलब लोग क्या थे? भागते थे। ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वर्धन वंश के किस शासक ने परम भट्टारक और महाराजा धीराज जैसी उपाधि धारण की? तो प्रभाकर वर्धन। ठीक है, तो प्रभाकर वर्धन ने जो उपाधि धारण की थी उसमें क्या था? महाराजा धीराज शामिल था। साथ में बात करेंगे तो परम भट्टारक जैसी उपाधि शासक शामिल था। ठीक है, तो वर्धन वंश के प्रथम शासक प्रभाकर वर्धन थे। कौन थे? तो प्रभाकर वर्धन थे ने परम भट्टारक और महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। प्रभाकर वर्धन के दो पुत्र होते हैं। ठीक है, एक पुत्र का नाम था राजवर्धन था, एक का नाम हर्षवर्धन था। ठीक है, तो दो पुत्र हुए, दोनों पुत्रों का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। एक का नाम राजवर्धन था, दूसरे का नाम हर्षवर्धन था। ठीक है, अब क्या, एक पुत्री भी हुई थी जिनका नाम था राजश्री नाम था। ठीक है, राजश्री का विवाह कनौज के मौखरी शासक गृह वर्मा से कर दिया। ठीक है, गृह वर्मा की हत्या कर दी जाती है। ध्यान में रखेंगे, गृह वर्मा की क्या होती है? हत्या कर दी जाती है। ठीक है, गृह वर्मा का जो हत्या की जाती है, इसमें जो शासक जो शामिल जो होता है, ठीक है, उसका हत्या कौन कर देता है? गृह वर्मा जो था। तो राज्यवर्धन के क्या हो जाएंगे? जीजाजी हो गए ना, क्योंकि राजश्री के विवाह हुआ था। तो गृह वर्मा का जो हत्या, जिनके द्वारा गृह वर्मा का जो हत्या किया गया, उसका हत्या राजवर्धन कर देते हैं। लेकिन गृह वर्मा का जिसका हत्या हुआ ना, उसका दोस्त कौन था? क्या नाम था? शशांक था। तो शशांक ने मतलब क्या किया? ठीक है, शशांक ने मतलब क्या किया? राजवर्धन की हत्या कर दी। ठीक है, इस बात से गुस्सा कौन? हर्षवर्धन ने गौर नरेश शासक शशांक की हत्या कर दी। और समझे, बहुत थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा। सबसे प्रभाकर वर्धन के 3 बच्चे हुए। एक बच्चे का नाम राजवर्धन जो कि सबसे बड़ा था, दूसरा जो था हर्षवर्धन था, एक पुत्री का भी जन्म हुआ जिनका नाम क्या था? क्या नाम था? उनका नाम था राजश्री। ठीक है, राजश्री वर्मा नाम था। ध्यान में रखेंगे, राजश्री वर्मा का जो शादी जो होता है मौखरी शासक गृह वर्मा से होता है, राजश्री वर्मा का शासक। ठीक है, लेकिन राजश्री वर्मा का क्या नाम था इसका? ठीक है, राजश्री का हत्या जो होता है राजश्री वर्मा कहते हैं कि गृह वर्मा से शादी हो गई थी। तो यहाँ पे गृह वर्मा की हत्या कर दिया जाता है। ठीक है, मालवा के राजा देवगुप्त ने। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, मालवा के राजा के नाम क्या था? देवगुप्त। तो देवगुप्त के द्वारा मतलब क्या होता है? गृह वर्मा की हत्या कर दी गई। और देवगुप्त की हत्या क्या कर दिया? राजवर्धन ने अपने जीजा की बदला लेने के लिए देवगुप्त की हत्या कर दिया। और देवगुप्त का दोस्त कौन था? इसका दोस्त जो था, ठीक है, शशांक था। क्या नाम था उसका? शशांक की बात करेंगे, देवगुप्त था। तो शशांक को गुस्सा, इसने क्या किया? तो राजवर्धन की हत्या कर दी। अब राजवर्धन की हत्या जब कर दी तो हर्षवर्धन उस समय काफी कम उम्र का था, हर्षवर्धन शासक बना। और हर्षवर्धन ने क्या किया? शशांक की हत्या कर दी और बंगाल पर अधिकार कर लिया। तो ऐसे ये क्रम है, इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, भूलेंगे तो नहीं। ठीक है, तो यहां पे ध्यान में रखेंगे, देवगुप्त ने बंगाल नरेश शशांक के साथ मिलकर कनौज के मौखरी शासक गृह वर्मा की हत्या कर दी और उसकी पत्नी राजश्री को बंदी बना लिया। और अपने बहन को छुड़ाने के लिए कौन गया? राजवर्धन गया। तो राजवर्धन की भी हत्या कर दी जाती है। उसके बाद मतलब क्या होता है? शशांक सबका बदला लेता है। ठीक है, भाई का, जीजा का, बहन का, सबका बदला कौन लेता है? तो हर्षवर्धन लेता है। आप देखेंगे शशांक कट्टर धर्मावली था। ठीक है, बिल्कुल कट्टर बौद्ध धर्मावली था। ध्यान रखेंगे, बिल्कुल इसने बौद्ध धर्म को काफी अधिक नुकसान पहुंचाए थे। ठीक है, बोधि वृक्ष को कटवा दिया था, बौद्ध विहारों का मतलब इसने, ठीक है, नाश करवाया था। शशांक ने बोधि वृक्ष को कटवा दिया था। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। तो दूसरा कथन की बात करेंगे तो सही है। ठीक है, तो ये बौद्ध धर्म से नफरत करता था। ध्यान रखिएगा, शैव मत का अनुयायी था। शशांक शैव धर्म का मतानुयायी था, जिनके सिक्कों पर शिव तथा नंदी की आकृति दिखाई पड़ती है। हुआनसांग के विवरण से ज्ञात होता है कि इसने बोध गया के बोधि वृक्ष को कटवाकर गंगा में फेंकवा दिया था।
आर्य मंजूश्री मूल कल्प में शशांक का चित्रण एक बौद्ध द्रोही के रूप में किया गया, क्योंकि इसने कई पवित्र बौद्ध अवशेषों, विहारों तथा समाधियों को क्या किया था, नष्ट करवा दिए थे। ठीक है, बौद्ध धर्म से नफरत करता था। हर्षवर्धन ने 5 राज्यों को अपने नियंत्रण में लिया, इनमें से वो कौन सा राज्य था? ठीक है, तो पंजाब, कनौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, शशांक को पराजित करने के बाद इसने बंगाल को भी अपने अधिकार में लिया। पंजाब था इसके अंदर में, कनौज था इसके अंदर में, बंगाल था इसके अंदर में, बिहार था इसके अंदर में, ओडिशा था इसके अंदर में। ठीक है, हर्ष ने एक विशाल साम्राज्य स्थापित किए जिसकी सीमाएं उत्तर में, ठीक है, हिमाच्छिद पर्वतों से लेकर दक्षिण में नर्मदा के तट तक, पूर्व में गंजाम से लेकर पश्चिम में बल्लभी तक था। गंजाम ओडिशा में पड़ता है। ठीक है, बल्लभी की बात करें गुजरात में पड़ता है, नर्मदा मध्य प्रदेश में चलता है। नर्मदा नदी को दक्षिण भारत और उत्तर भारत के बीच में सीमा रेखा बनाया गया था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब हम लोग देखेंगे और कौन सा। हर्षवर्धन ने 5 राज्यों को अपने नियंत्रण में ले लिया थे। पंजाब थे, कनौज थे, बंगाल थे, बिहार थे, उड़ीसा थे। अब यहाँ पे देखेंगे एक प्रश्न है। ठीक है, हर्षवर्धन महायान संप्रदाय को मानता था। हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष से, ठीक है, महामोक्ष परिषद का आयोजन कन्नौज में करता था। तो हर्षवर्धन के काल में 5वीं बौद्ध सम्मेलन प्रयाग में हुआ। तो बताना कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो हर्षवर्धन महायान को मानने वाला था, ये ठीक है। ये महाबौद्ध परिषद का आयोजन कन्नौज में नहीं किया गया था, कहां पे, प्रयागराज में किया गया था। कहां पे, प्रयागराज में किया गया था। ठीक है, अब 5वीं बौद्ध सम्मेलन का प्रयाग में इसका आयोजन हुआ, ध्यान में रखेंगे। तो ये गलत है। ठीक है, 5वीं बौद्ध सम्मेलन का आयोजन की बात करें, कन्नौज में हुआ था। कहां पे हुआ था, कहां पे हुआ था, तो कन्नौज में हुआ था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, हर्षवर्धन के समय महायान बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का प्रचार प्रसार के लिए 5वीं बौद्ध सम्मेलन कन्नौज में हुआ। सभा की अध्यक्षता किसने की थी, ह्वेनसांग ने की थी। ठीक है, बौद्ध धर्म का मतानुयायी होने के साथ ही हर्षवर्धन की ब्राह्मण धर्म में भी अभिरुचि बनी रही। प्रत्येक 5वें वर्ष हर्षवर्धन ने प्रयाग में महामोक्ष परिषद का आयोजन करवाया, जिसमें बुद्ध, सूर्य तथा शिव की आराधना की जाती थी। और जो आप प्रयागराज में आप देखते हो जो मेला जो लगता है, कुंभ मेला, उसका भी शुरुआत करने के श्रेय हर्षवर्धन को ही जाता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पे देखिए, हर्षवर्धन को अंतिम हिंदू शासक माना जाता है। बिल्कुल, हर्षवर्धन को शिलादित्य की नाम से भी जाना था, ये भी ठीक है। हर्षवर्धन के साम्राज्य में कश्मीर भी शामिल था, तो ये भी आपका सही है। ठीक है, हालांकि अंतिम हिंदू शासक की बात करें जिसने दिल्ली सल्तनत पे शासन किया था, उसका नाम क्या था, हेमू, विक्रमादित्य हेमू नाम था उनका। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो हर्षवर्धन को भारत का अंतिम महान हिंदू सम्राट माना जाता है। ठीक है, हालांकि वे न तो पूरे भारत के शासक थे, न ही अंतिम हिंदू शासक थे। ठीक है, क्योंकि अंतिम हिंदू शासक कौन थे, हेमू। ठीक है, हर्षवर्धन 600 ईस्वी से लेकर 647 ईस्वी तक उत्तर भारत पे शासन किया। हर्षवर्धन के समय दुर्लभ वर्धन ने कश्मीर में कारकोट साम्राज्य स्थापित किया था। कारकोट वंश, ठीक है, कश्मीर का वंश था, ध्यान में रखें। कारकोट, लोहार, ये सब कहाँ की वंश थी, ठीक है, उत्पल वंश। ठीक है, सबके सब कहाँ पे थी, कश्मीर के। 7वीं और 8वीं शताब्दी के दौरान भारतीय महाद्वीप में कारकोट एक प्रमुख शक्ति थी, जिसका राज्य वर्तमान भारतीय राज्य कश्मीर में स्थित था। गुप्तोत्तर काल, मतलब आफ्टर द गुप्ता पीरियड। ठीक है, गुप्तोत्तर काल में निम्नलिखित सामाजिक आर्थिक परिवर्तन क्या था, तो सामंतवाद एवं भूमिदान। ठीक है, तो सामंतवाद का विकास होता है, भूमिदान भी आपको देखने को मिलता है। ठीक है, गुप्तोत्तर काल की बात करेंगे, सामंतवाद की स्थिति काफी महत्वपूर्ण रही। इस काल में राजा अपने सामंतों, सैनिक अधिकारी और मंदिरों को भूमिदान के रूप में देने का प्रचलन बढ़ा। इससे सामंतों की शक्ति में क्या होती है, वृद्धि होती है। सामंत अपने क्षेत्रों में काफी हद तक स्वायत्त थे, मतलब फ्री होते थे। वो अपने क्षेत्रों की आंतरिक मामलों को संभालते थे, जैसे कि कर एकत्र करना, वे व्यवस्था संचालन, वे व्यवस्था चलाना और सुरक्षा प्रदान करना। सामंतवाद के उदय ने आर्थिक और सामाजिक असमानताओं को बढ़ावा दिया। भूमि के विवरण और सामंतों की शक्ति में वृद्धि, साथ ही समाज में मतलब क्या थी, विषमता भी बढ़ी। ठीक है, ध्यान में रखना है। अब चलेंगे आगे, देखेंगे गुप्तोत्तर काल में धार्मिक व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इस काल में केवल हिंदू धर्म को बढ़ावा दिया गया और अन्य धर्म और जैन धर्म को इस काल में पतन हुआ। ठीक है, गलत है ये। बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों ने इस काल का पतन हुआ, ये भी गलत है। गुप्तोत्तर काल में हिंदू धर्म के साथ साथ बौद्ध धर्म और जैन धर्म का भी विकास हुआ, तो ये स्टेटमेंट क्या आपका सही है। ठीक है, गुप्तोत्तर काल भारतीय इतिहास में एक ऐसा समय था जब धार्मिक विविधता और सही सुनता देखने को मिली थी, क्योंकि एक साथ कई धर्म जो थे प्रोस्पर्स हो रहे थे, फल फूल रहे थे। ठीक है, धर्म ने अपनी उपस्थिति बनाए रखी। ठीक है, जहां हिंदू धर्म में विकास किया, वही बौद्ध धर्म और जैन धर्म में अपनी उपस्थिति बनाकर रखी। ठीक है, विशेष रूप से बौद्ध धर्म को राजाओं और सामंतों का समर्थन प्राप्त था। कई बौद्ध मतों और स्तूपों का निर्माण इसी काल में हुआ। जैन धर्मी व्यापारियों और शिल्पकारों के बीच में लोकप्रिय बना रहा। ठीक है, अब देखोगे एक प्रश्न बहुत सुंदर है, निम्न में से कौन सा कथन गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल के बीच में मुख्य अंतर को दर्शाता है।
तो गुप्त काल में केंद्रीयकृत शासन व्यवस्था थी, जबकि गुप्तोत्तर काल में सामंती व्यवस्था का उदय हुआ। ठीक है, तो केंद्रीयकृत शासन व्यवस्था डेट मीन सैनिक से लेकर सारा प्रशासनिक शक्ति राजा के अधीन थी, जबकि सामंती व्यवस्था में क्या था, सामंत भी छोटे छोटे प्रशासकीय अधिकार रखते थे, उनके पास भी छोटा सैनिक होता था। ठीक है, तो गुप्त काल में केंद्रीयकृत शासन व्यवस्था में उच्च सांस्कृतिक विकास विकास की बात करें, विज्ञान का विकास हुआ, गणित का विकास हुआ, खगोल विज्ञान और साहित्य में महत्वपूर्ण उपलब्धियों को देखा गया। गुप्तोत्तर काल जैसे कि गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ, कई छोटे छोटे राज्य उभरे जिसमें केंद्रीयकृत शासन कमजोर हुआ और सामंती व्यवस्था का उदय हुआ। ठीक है, इस व्यवस्था में जमीन और सत्ता का वितरण स्थानीय सामंतों और जागीरदारों के बीच में होने लगा, जिससे राजनीतिक शक्ति अधिक मतलब क्या हो गए, विखंडित हो गया। फिर कह सकते हैं डिसेंट्रलाइजेशन की शुरुआत जो थी इसी काल में मानी गई। ह्वेनसोंग जब भारत आता तो ह्वेनसोंग अपनी यात्रा के दौरान कौन सी पुस्तक लिखी थी, तो ध्यान रखेंगे जिसमें उन्होंने भारतीय समाज, धर्म और संस्कृति का विस्तृत वर्णन किया था। तो पुस्तक का नाम है सीयूकी। सीयूकी की बात करेंगे तो इसमें 138 देशों का विवरण आपको देखने को मिलता है। ठीक है, 138 देशों का इसने क्या क्या आया था, तो इस पुस्तक में इसने विवरण कर रखी थी। ठीक है, ह्वेनसोंग जिसे चीन के, ठीक है, युआन चुआंग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, भारत की यात्रा के दौरान सियूकी नामक पुस्तक लिखी। सियूकी का अर्थ होता है भारत की कहानी या पश्चिमी रिकॉर्डर। ठीक है, जिसमें 7वीं शताब्दी के भारतीय समाज, धर्म, शिक्षा और राजनीतिक व्यवस्था का विस्तृत वर्णन है। यह पुस्तक भारतीय इतिहास और संस्कृति के अध्ययन के लिए एक प्रसिद्ध है। ठीक है, महत्वपूर्ण स्रोत मानी जाती है। फुओकी फायान, ठीक है, फुओकी फुगोई की या फिर फुओकी जी, ठीक है, फायान द्वारा लिखी गई। ठीक है, फुओकी की बात करें किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है, फायान के द्वारा। फायान ने 399 से लेकर 414 ईस्वी के बीच में भारत की यात्रा की थी। इस समय शासक जो था चंद्रगुप्त द्वितीय था, और हर्षवर्धन के समय शासक कौन था, सॉरी ह्वेनसोंग के समय शासन कौन था, तो शासक की बात करेंगे तो हर्षवर्धन था। ठीक है, ध्यान में इसको रखना है। 138 देशों का विवरण इसमें देखने को मिलता है, जो कि छोटे छोटे खंडित के रूप में एक पुस्तक का रूप दिया गया। ऐसा नहीं कि एक ही बार में सारे पुस्तक को लिख दिया गया। ठीक है, डे 19 की बात करेंगे, ध्यान रखेंगे तो मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास का क्या करना है, इसमें आपको रिवीजन करना है। ठीक है, डे 19 में रिवीजन है। कल से हमारा कौन सा डे शुरू होगा, तो कल से हमारा डे 20 शुरू होगा। और डे 20 में आप क्या देखोगे, तो डे 20 में आपको ज्योग्राफी आपको दिया गया है। ठीक है, तो रिवीजन कीजिए अच्छे से इसको। पीडीएफ ऑलरेडी ग्रुप में प्रोवाइडेड है, यूट्यूब पे वीडियो भी अवेलेबल है। ठीक है, इसको रिवाइज कर सकते हैं। कल के क्लास में हम लोग देखेंगे ज्योग्राफी शुरू करेंगे। ठीक है, आपका हिस्ट्री क्या होता है आज पूरी तरीके से संपन्न होता है। अच्छी बात क्या, मैंने एक भी क्लास में एब्सेंट नहीं किया, लगातार आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो